वेलकम बैक। अगले टेस्ट पर आ जाइए। यूपी पीसीएस का ही टेस्ट है और यह है टेस्ट नंबर 183। फोकस हम इसमें भी मध्यकालीन भारत से संबंधित इतिहास के प्रश्नों पर ही करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक दो प्रश्न आधुनिक भारत का भी होगा इसमें। तो एक आसान सा प्रश्न है, इसका उत्तर सोचिए। तो लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? मुगलों का ही शासन था तब तो भारत पे। कौन था? अकबर। ऑप्शन नंबर ए। तो सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजनाएं तैयार की गईं। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 में एक कंपनी का गठन किया। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था और इस कंपनी का नाम रखा गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? बताइए। पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत, पूर्वी भारत या दक्षिणी भारत? पश्चिमी भारत इसका उत्तर है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले 1611 में मसूलीपट्टनम अर्थात मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। लेकिन वर्ष 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। ऑप्शन नंबर डी है इसलिए आंसर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? डचों से, फ्रांसीसियों से, डेनिश से या पुर्तगालियों से? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई लिया था पुर्तगालियों से। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। पुर्तगाली ही भारत में तंबाकू लेकर आए थे। तो 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ था पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से। ठीक है। अब जो है पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से विवाह करने पर चार्ल्स द्वितीय को मुंबई उपहार में मिला था, दहेज में मिला था, जिसे उन्होंने 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तात्कालिक मतलब उस समय का। कौन सा कारण था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता या फिर ऑस्ट्रिया की राजगद्दी के लिए जंग, कर्नाटक की राजगद्दी, ठीक है, या फिर अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों को अधिग्रहण कर लिया जाना? प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के जहाज अधिग्रहण कर लिए थे, उन पर कब्जा कर लिया था। तो देखिए, अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया और यही तात्कालिक कारण था प्रथम कर्नाटक युद्ध का। कर्नाटक का प्रथम युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार में हुआ था 1740 में। गृह सरकारों की आज्ञा से अंग्रेजी एवं फ्रांसीसी सेना के बीच कर्नाटक का पहला युद्ध हुआ 1746 में और 1748 में एला सापल की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है। तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार में 1740 में और गृह सरकारों की आज्ञा से अंग्रेजी एवं फ्रांसीसी सेना के बीच 1746 में। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए, क्योंकि पहला तो विस्तार मात्र था केवल। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित किया था? सर जॉन चाइल्ड को। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो मुंबई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1668 में मुंबई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। इसके फलस्वरूप औरंगजेब गुस्सा हो गया और उसने भारत से निष्कासित करने का आदेश उसको दे दिया। मुगल सम्राट औरंगजेब के सामने उसे अंततः माफ़ी मांगनी पड़ गई थी। क्रम क्या है? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ईस्ट इंडिया इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सफलता मानी जाती है, बताइए।
या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम सफलता कौन सी है? प्लासी का युद्ध या बक्सर का युद्ध? बताइए, प्लासी या बक्सर? बक्सर का युद्ध, ऑप्शन नंबर ए 1764। तो 22 अक्टूबर 1764 में हुए बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेनापति कैप्टन मुनरो ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं को हराया। इस युद्ध में अंग्रेजों की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता माना जाता है इस युद्ध को। ठीक है, और यह प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, कि भारत के अंदर अंग्रेजों का आधार कौन सा युद्ध बना? ठीक है, तो ये है बक्सर का युद्ध 1764। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? खड़क सिंह नहीं था, शेर सिंह नहीं था, निहाल सिंह नहीं था, दलीप सिंह। तो महाराजा दलीप सिंह जो है सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 1849 तक शासन किया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? देखिए, सारे ही विरोध कर रहे थे, ये मराठे भी, मुगल भी, राजपूत भी, सिख भी, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा किया था मराठों ने। 4 युद्ध हुए थे, आंग्ल मराठा युद्ध, यानी अंग्रेजों और मराठों के बीच, उसके बाद ही दबे थे मराठे। तो भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों द्वारा किया गया। 4 आंग्ल मराठा युद्ध के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था? कहाँ करवाया था? सरधना में। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण जो है मेरठ के निकट सरधना में कराया था। बेगम समरू के पति एक यूरोपीय वॉल्टर रेनहार्ड साब्रे थे, जिन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान की थी। सांब्रे को बंगाल के नवाब नजमा खां ने सहारनपुर के रोहिला सरदार जाब्ता खां को हराने में प्रमुख भूमिका के कारण सरधना की जागीर प्रदान की गई थी और अपने पति की मृत्यु के पश्चात बेगम समरू सरधना की शासिका बनी। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस तो हो नहीं सकता, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी। तो समय है 1784 का, 15 जनवरी 1784 एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए थे? राम और सीता की आकृतियों से संबंधित सिक्के किसने? अकबर ने चलाए थे। तो देखिए, अकबर द्वारा राम सीता की आकृति और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए थे। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ पूछ रहा है, बताइए। प्रारंभ किसने किया और पराकाष्ठा पर किसके शासनकाल में पहुंची चित्रकला, और स्थापत्य कला का शासनकाल किसके पराकाष्ठा पर था? ये तीनों अलग अलग प्रश्न हैं। देखिए, चित्रकला मुगल काल हुमायूं के शासनकाल में, ठीक है, और ये अपनी पराकाष्ठा पर थी जहांगीर के शासनकाल में, और स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है शाहजहां का शासनकाल। तो चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में पड़ी। अपने फारस एवं अफगानिस्तान में निर्वासन काल में उसने मीर सैयद अली और अब्दुल समद नामक 2 फारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की, जिनके द्वारा मुगल चित्रकला की शुरुआत की गई। मुगल काल में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था, बताइए। मुगल काल में तांबे का सिक्का दाम कहलाता था। तो मुगल काल में टकसाल के अधिकारी को दरोगा कहा जाता था। टकसालों में सोने, चांदी और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था और दाम अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था, जो रुपये के 40वें भाग के बराबर होता था। गुलबदन बेगम निम्नलिखित में से किसकी पुत्री थी? हुमायूं नामा की लेखिका थी गुलबदन बेगम, और ये हुमायूं की बहन थी, और हुमायूं बेटा था बाबर का,
तो बाबर की बेटी हो गई, ठीक है, और हुमायूं की हो गई बहन गुलबदन बेगम। तो पुत्री थी बाबर की। तो गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। उसका जन्म हुआ था 1523 और मृत्यु हुई थी 1603 में। उन्होंने अपनी पुस्तक, प्रसिद्ध रचना या पुस्तक हुमायूंनामा का ऐतिहासिक विवरण लिखा है, ठीक है। हुमायूंनामा की रचनाकार कौन है? गुलबदन बेगम, बाबर की पुत्री, हुमायूं की बहन। 1523 से 1603 यानी 1677 ये हो गए और 3 ये हो गए। 80 साल तक जीवित रही थी गुलबदन बेगम। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? हितोपदेश का फारसी में अनुवाद दारा शिकोह ने नहीं, फैजी ने नहीं, अब्दुल कादिर बदायूनी ने नहीं, ताजुल माली ने किया था। तो देखिए, अकबर के शासनकाल में हितोपदेश का फारसी भाषा में अनुवाद किया था ताजुल माली ने, और वो फारसी अनुवाद क्या कहलाया? मुफरी उल कुलुब। क्या कहलाया? मुफरिर उल कुलुब, ठीक है। ताजुल माली, हितोपदेश, फारसी भाषा में, अकबर का शासनकाल। तो मध्यकालीन भारत, कुछ आधुनिक भारत से रिलेटेड ये प्रश्न थे 15। हिस्ट्री का ही ये टेस्ट था, इससे पहले भी हिस्ट्री वाला था, मॉर्निंग में करंट अफेयर्स था। इनके प्रैक्टिस कर लेना सबकी। टोटल 45 क्वेश्चन ये हो जाते हैं।